मेरा 18 साल का देवर अंधा था। मैं ही खाना खिलाती, नहलाती और कपड़े बदलती। एक दिन मेरे देवर ने जो किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रागिनी। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि अपने देवर की बहुत ज्यादा सेवा किया करती थी, क्योंकि वह अंधा था और उसके पति का बहुत चहेता भी था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चाहता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम किया करती थी। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारी बातें सुनती। वह भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात मैं उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर ने मैं शादी होकर अपनी ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतों ने मुझे साए में बिठा दिया। मेरे सामने की चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठक टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सरसरी सी नजर मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। अजीब लगी कि वह लगातार मुझे ही घूरे जा रहा था। इस वक्त वह 18 साल का था। अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक अलग किस्म औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही। लेकिन मेरा देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की, बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नजरों पड़ी तो मैंने उसे खुद को देखते हुए पाया। मैंने दिल में ये सोचा कि बहुत ही बेशर्म किस्म का लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही है। ये कैसे सबके सामने मुझे घूरे जा रहा है। अब मैं माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी, लेकिन अजीब पागल था। वह बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसके मुस्कुराने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर रस्म खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। कार्तिक भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास बैठी हुई थी। कार्तिक मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा। मुझे उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है सोनम। फिर वह समझे कि शायद मैं काफी देर से कमरे में आया हूँ, इसलिए नाराज है। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो ऐसे मौके पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होता है, पर फिलहाल मन की बात सुनकर मेरा मूड ठीक हो गया। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया। आया नहीं था कि वह क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। मेरे पति का एक ही भाई था कपिल, माँ बाप तो नहीं थे उस वक्त घर में। मेरा पति और मेरा देवर कपिल था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कार्तिक कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने कर दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बात की और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अब कार्तिक टेबल के पास आए तो बजाय समीर के पास बैठने के, उसकी प्लेट में चने डालें और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, और इससे ज्यादा मुझे हैरत ये हुई कि अब भी सामने बैठा मुझे देखे जा रहा था। अपने भाई का भी लिहाज नहीं कर रहा था। और गुस्सा मुझे कार्तिक पर भी आने लगा कि वह तो इसे रोक सकते हैं। और फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था कि कार्तिक को खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। 18 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, कार्तिक कपिल खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, सोनम कपिल देख नहीं सकता। ये सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत, उसकी आंखें भी ग्रे रंग की थी, बेहद ही खूबसूरत। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखों में ये कमी थी कि वह देख नहीं सकता था। और कल से मैं ना जाने दिल में उसको कितना भला बुरा कह रही थी। कार्तिक के चेहरे पर उदासी थी। कार्तिक कहने लगे, तो बचपन से ही देख नहीं सकता। इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है। कार्तिक कहने लगे, इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो।
मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर कि कपिल अंधा है। फिर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था, क्या ही कोई और होता काश ये देख सकता। मेरी बात पर कपिल की आंखों से आंसू छलक आए थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखिए ना मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे भी नहीं देख सकता। कुछ देर पहले मेरे दिल में कपिल के लिए नफरत के जज्बात थे, वह आज हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त पर जब कार्तिक ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, जब वह काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि कपिल को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगे। खाने का तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया। मैंने कहा, कार्तिक ये तो गलत बात है, सही नहीं है, मैं कैसे इसके कपड़े बदल सकती हूँ। कहने लगी कि छोटे भाई की तरह समझो, इसे प्यार दो, अब मैं अपने ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, यार तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वो चले गए। मैं बेहद परेशान थी, अभी सोच रही थी कि क्या करूं, क्या नहीं। मुझे कपिल के कमरे से पुकारने की आवाज आई। वह भाभी भाभी पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वह पेंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी यह शर्ट मुझे पकड़ा देना, पता नहीं भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने वह शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वह आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद करके दे देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट के बटन बंद कर दिए। वह खुश हो गया, कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने कंघी लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दो तो सही। मैंने डरते डरते उसे अपना पकड़ा दिया। मैं ये सोच रही थी कि क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था, मेरी माँ का देहांत हो गया था और बाप भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन उनके बाद सारी जिम्मेदारी कार्तिक भाई पर आ गई। और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास होकर यह सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता, मेरे देवर कपिल की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी। वह मेरे साथ बहुत ज्यादा खुले मिजाज का होने लगा। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, मुझे शर्ट पहना दो, उससे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिए से मेरे बाल साफ कर दीजिए। ये काम तो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा कि एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो कपिल की वजह से घनचक्कर सी बन गई थी। तभी किचन में बर्तन धो रही होती तो कपिल भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागे दौड़े उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता, हाथ में मोबाइल पकड़े होता और मुझसे कहने लगता, मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वह देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन तो सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं या खाना बनाऊं या फिर मैं तुम्हारे साथ के गाने सुनूं और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास दिलाया था कि मुझ पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मेरे पास बैठो और मेरे साथ ही गाने सुनो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ो काम, काम भी कभी खत्म हुए हैं। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, जब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसने लगा, कहने लगा, आपका सिर खा लूंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो अब तुमने मुझे आवाज दी, समझे ना, बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो, मुझे अभी खाना बनाना है।
कार्तिक मुझे बिरयानी का कह कर गए हैं। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना, और तुम्हें क्या पता कि कितना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में, ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। ये कहने के बाद मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने बिरयानी बनाई, मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि कपिल का कमरा भी लगे हाथ साफ कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कपिल के कमरे में दाखिल हुई, वह चीजों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना और वह कहने लगा, नहीं आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सिर पर डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया। तुम बस वीडियो सुनो, और फोन में एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी। लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास में बैठा लिया और कहने लगा, यहाँ बैठो, आप बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, कपिल ये क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ चाय के साथ क्या खाओगे, तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। कहने लगा, मुझे कुछ नहीं खाना, आप मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं। बस मुझे बताइए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। ये कहकर मैंने उससे अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया और मैं किचन में आ गई। उसके लिए चाय बनाई और चिप्स तले, चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन कार्तिक को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी ऑफिस का बचा हुआ खाना खाना पड़ता है और घर में मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी। लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाजा खुला। कपिल मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया और कहा, भाभी आपको क्या हुआ है, आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। ये सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम कार्तिक को फोन कर दो, उसे कह दो कि जल्दी घर पर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर कपिल कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम बेड से उठकर बैठ गई। बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने की आवाज किसकी है। आवाज किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट रस्सी पर टांगे तौलिए को उतारा और फटाफट से कपिल के कपड़ों पर डाल दिया और आग बुझाने लगी। लेकिन उस वक्त उसका पेट और बाल जल चुके थे। वह चिल्लाया जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे। किचन में कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वो तड़पे जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैंने जल्दी से कार्तिक को फोन किया। कपिल तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उसका पेट और बात जल रहे थे। वह तड़पे जा रहा था। कार्तिक को जब पता चला तो वह भी थोड़ी देर बाद घर आए। कपिल का पेट और बाजू काफी हद तक जल चुका था और वह रो रहा था।
अमर उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी। तभी कार्तिक का फोन आया। मैंने फोन उठाया और पूछा कि कपिल कैसा है। वह कहने लगे, इसका पेट और बाजू बहुत जख्मी है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर रोने लगा, कहने लगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। कपिल पूरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था। मुझे क्या मालूम कि वह कब किचन में चला गया। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। कार्तिक कहने लगा कि मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक समीर को राहत मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ गए। कार्तिक ने कहा कि कपिल हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, कार्तिक नहीं, आप क्या कह रहे हैं? इसको बस जरा सी आग तो लगी। ऐसे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रोए जा रही थी। रो तो कार्तिक भी रहे थे। कहने लगे, आग उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, उसे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरा भाई दर्द से तड़प रहा था। मेरा हाथ पकड़े कहता रहा, भाई मुझे मरना नहीं, जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वह जा चुका था। वह सदमा हम दोनों मियां बीवी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे घर में अक्सर कपिल की भाभी भाभी पुकारने की आवाज आती थी। मैं भागकर जब उसके कमरे में देखती तो फूट फूट कर रोने लगती थी। कभी मुझे लगता था कि वह हंस रहा है, कह रहा है, भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। चंद महीने बाद में उम्मीद से हुई थी। मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखे लगे थे, लेकिन ये पूरा वक्त भी मैंने समीर की याद में रोते हुए गुजारा था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, पर मुझे बहुत एहसास करा था कि मैं खुद सोच रही थी, काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती। पर जो किस्मत में होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ। कार्तिक बहुत ठीक रहने लगे थे। कार्तिक ने कहा, नाम तुम अपनी मर्जी से रखो। मैंने कहा, मुझे इसका नाम कपिल रखना है। मेरी बात सुनकर कार्तिक की आंखें भर आई थी। मैंने इस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, ऊपर वाले ने हमें दूसरा कपिल दिया है, यही हमारे सब गमों को भरेगा और कपिल की याद को भी पूरा करेगा। दोस्तों, जब तक आपके साथ अपने हैं तब तक उनकी कद्र किया करें, क्या पता कब साथ छोड़ जाए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है, या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि नई आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।